जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रथम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग जो मेगा टेस्ट लिया था 14 फरवरी को, उसका एनालिसिस कर रहे हैं और मैं दिलीप गरासिया। हम गणित का जो प्रश्न आए थे L2 के, उसमें हम लोग 30 क्वेश्चन आपको दिए गए थे, उन सभी का हम एनालिसिस करेंगे और उसके आसपास की सारी बातें कवर करेंगे। ऐसा नहीं केवल ऑप्शन हम लोग देख करके ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहना और पूरा वीडियो देखना ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट को समझ में आ सके। चलिए शुरू करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 111वां है। आप सभी ने देखा होगा। क्या है क्वेश्चन कि दो पासों के फेंकने पर दोनों के अंकों का योग 7 या 11 आने की प्रायिकता क्या होगी। एक प्रायिकता का प्रश्न है और प्रायिकता के आपको जरूर प्रश्न देखने को मिलेगा और अब तक पात्रता में आपको जो प्रश्न देखने को मिले हैं तो यहाँ पर भी मिलेगा, ये पक्की बात है, ठीक है। ध्यान से, तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि या तो 7 आए या फिर 11 आए। इन दो बातों पर ध्यान देखना कि योग जो है या तो 7 आना चाहिए या फिर योग जो है वो क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए, ठीक है। 7 या फिर क्या चाहिए, इसको 11 चाहिए। योग की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, योग की। तो हम देखते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। हम क्या करते हैं कि अब जब भी हम लोग पासों को उछालते हैं, है ना, जब भी हम लोग पासों को उछालते हैं तो कुल घटनाएं कितनी होती है, हमें यह समझने होगा कि कुल घटनाएं कितनी होती है। तो सबसे पहले होता है कि पासे की साइड कितनी होती है, ये बात हम लोग समझ लेते हैं। तो पासे की मैंने पासा का मतलब एक क्यूब होता है, तो कितनी साइड होती है, 6 साइड होती है ना। अगर हम लोग एक बार उछालते हैं उसकी 6 साइड होती है, कितनी साइड होती है, 6 साइड। हम बात कर रहे हैं कुल घटनाएं कितनी होगी, तो कुल घटनाएं अगर 6 साइड होती है, अगर एक बार उछालते हैं तो कुल घटनाएं जो होती है वो 6 हो जाएगी। हम लोग यहाँ लिखते हैं कुल घटनाएं। कुल घटनाएं कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अगर हम इस पासे को, इसी पासे को अगर हम लोग, ध्यान समझना कि 2 बार उछालते हैं, कितनी बार उछालते हैं, 2 बार उछालते हैं, तो कुल घटनाएं 6 की घात 2 यानी कि 36 घटनाएं होगी। कुल कितनी घटनाएं हो जाएगी, 36 घटनाएं हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। कुल घटनाएं कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। तो अब बात समझना है हमको कि घटनाएं जो है वो 36 बनने वाली, क्योंकि 2 पासों को हमने उछाला। अब ये 36 घटनाएं कौन कौन सी बनेगी, अब वो हम लोग अगर सारणी बना करके देखते हैं 36 घटनाएं कौन कौन सी बनेगी, तो आप ध्यान से देखिएगा। हम लोग 36 घटनाओं के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं बन सकती है। चलिएगा ध्यान से देखिएगा, सारी घटनाओं को हम लोग एक बार लिखने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग 2 पासों को उछाल रहे हैं तो पहली बार में 1 आएगा, दूसरी बार में भी क्या आ सकता है, 1 आ जाए, 1 2 आ जाए, या 1 3 आ जाए, ऐसे बढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है। अब मैं पूरी सारणी भरूंगा नहीं, आपको समझना है, क्योंकि मुझे जो आवश्यकता है, इसने क्या बोला है कि योग कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। योग कितना आना चाहिए, 7। तो यहाँ पर 1 7 आएगा, 1 6, ठीक है। कितना आएगा, 1 6 जब आएगा तब इनका योग कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। इसको हटा लेते हैं, एक बार देख लेते हैं वापस से, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कितना होगा, 1 6 होगा तब 7 होगा। और क्या हो सकता है, इधर हम लोग लिखेंगे जब 2 से शुरू करेंगे, इधर से 2 1, है ना, ऐसे जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास में कितना होगा, 2 5 होगा, कितना होगा, 2 5 होगा। अगर हम लोग यहाँ बढ़ेंगे आपके पास में तो 3 4 होगा तब 7 होगा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग तो यहाँ पर कितना होगा, 4 3 होगा। और आगे बढ़ेंगे तो 5 2 होगा, और आगे बढ़ेंगे तो 6 1 होगा, ठीक है। तो 7 कहाँ कहाँ बनेगा, तो 7 यहाँ बनने वाला। अगली बात उसने क्या बोला है कि 11 भी बनना चाहिए। क्या बोला उसने, 11 भी बनना चाहिए। तो अब 11 कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। 11 कैसे बनेगा, तो 11 जो बनेगा, अगर हम लोग इसको 4 7 को अगर पूरा कंप्लीट करते हैं तो 4 6 बनेगा, यहाँ तो 11 तो नहीं बन रहा। तो इसका मतलब ये है कि अगली बार में मतलब कहाँ पर, 5 6 पर एक तो 11 बनेगा, ठीक है। अगर इसको पूरा सारणी भरेंगे तो 5 6 पर 11 बनेगा। और कहाँ पर बनेगा, तो 6 5 पर बनेगा 11, और कहीं नहीं बनना है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, हमें 11 कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो 11 हमें 2 जगह मिल रहा है। बात को समझना, 11 हमें कहाँ मिल रहा है, 2 जगह मिल रहा है। 11 कितने जगह मिल रहा है, 2 जगह पर। और आपके पास 7 कितनी जगह पर मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6। देखो 7 है वो 6 बार मिल रहा है, और 11 है वो आपको 2 बार मिल रहा है।
ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि 7 है वो 6 बार मिल रहा है और 11 जो है वो आपको 2 बार मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, टोटल कितना हुआ, 7 या 11, क्या बोल रहा प्रश्न, या तो 7 आना चाहिए या 11, तो 7 या 11 जो है वो 8 बार होगा। कितनी बार होगा, ऐसा 8 बार हो सकता है। 8 घटनाएं हमें मिल सकती है। कितनी घटनाएं मिलेगी, 8 घटनाएं। कुल घटनाएं कितनी होती है, प्रायिकता का मतलब भी होता है अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटना। ये प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। तो अनुकूल घटनाएं कितनी हो गई, 8, कुल घटनाएं कितनी हो गई, 36। अब अगर जिससे कट रहा है उसको काटेंगे तो आपके पास में 4 के पाड़े से 4 दूनी 8 और 4 9 36, तो आंसर आएगा 2/9 आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द जो है वो सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ, आपको प्रैक्टिस होने के बाद सारणी बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब हमें समझना है तो इसलिए हम लोग इसकी चर्चा करिए। ओके, तो ये आपका पहला प्रश्न था 111 नंबर का, वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। चलिएगा, ध्यान से देखिएगा अगले प्रश्न को। चलिए ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। 112 नंबर का क्वेश्चन था कि रूट में 98 माइनस रूट 72 प्लस रूट में 50 बट्टे में, सबके बट्टे में कितना है, रूट का 18 का मान क्या होगा। ध्यान समझिएगा, सारे प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, ये भी एग्जाम का ही प्रश्न है, आया हुआ। ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बनाया हुआ। चलो, तो पहला काम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ये जो रूट वाले आपको जो दिए गए हैं, ये जो रूट वाले आपको जो दिए गए हैं, इनको एक बार हम लोग चेंज कर लेते हैं। क्या करते हैं, इन रूट वालों को एक बार चेंज कर लेते, थोड़ा सा और जूम कर लेते ताकि अच्छे से दिख जाए आपको। चलिएगा, तो हम क्या करते हैं, इनको 98 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 98 को हम लोग लिख क्या सकते हैं। तो आपने कहा सर 98 को आप लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 × 49। क्या लिख सकते हैं, 2 × 49 माइनस 72 को क्या लिख सकते हैं, तो आपने कहा सर 36 इंटू क्या लिख दो, 2 लिख दो। ठीक है, प्लस का कितना है, रूट में 50 है, तो आपने कहा सर 2 इंटू क्या लिख दो, 25 लिख दो। क्लियर है, हमने ये इसको लिख सकते हैं। आगे की बात करते हैं, आगे की हम लोग अगर बात करें तो हम रूट 18 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 × 9। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर क्यों लिखा, ऐसा क्या वजह हो गई जो आपको लिखने की आवश्यकता पड़ गई। क्लियर है, तो ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग 49 का वर्गमूल जानते हैं, 2 नहीं है कोई दिक्कत नहीं। 36 का वर्गमूल जानते हैं, 2 का हमें नहीं पता अभी, कोई दिक्कत नहीं। नहीं पता का मतलब पॉइंट में आएगा, इसलिए 25 का जानते हैं, इसका नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, तो बाद में कहीं ना कहीं कटेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर ले जाकर के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अब हमें क्या करना है कि 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा भाई, 49 का 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 7। तो इस वाले पूरे भाग को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि 7 रूट में 2 माइनस में 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 6 रूट 2, क्योंकि 2 का तो वर्गमूल निकालूंगा नहीं, तो ये ऐसा हो जाएगा। और प्लस में 25 में क्या हो जाएगा, 5 रूट 2। इसके बटे में क्या रहेगा, ध्यान से देखिएगा, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 रूट में 2, ये हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखते हैं आगे। तो ये अब आपको उसको समझना है कि इसका क्या मतलब है, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो रूट 2 है वो 7 बार है, रूट 2 जो है वो 6 बार है, रूट 2 7 बार है, रूट 2 6 बार है, और रूट 2 5 बार है, रूट 2 3 बार है, ऐसा समझो। ठीक है, देखो रूट 2 7 बार था, उसमें से रूट 2 6 बार घट गया। मैं कह रहा हूँ कि रूट 2 जो है वो आपके पास में कितनी बार है, 7 बार, और उसमें से कितनी बार घट गया, 6 बार, तो कितना बचेगा, 1 बार। और यहाँ पर रूट 2 है वो 5 बार है, तो क्या हो जाएगा, रूट 2 प्लस में 5 बार रूट 2। इसको हमने पहले सोल्व कर लिया, इसको घटा दिया। ठीक है, बटे में कितना है, 3 बार रूट में 2। अभी भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं इसको, आगे बिल्कुल कर सकते हैं। 5 रूट 2 है और रूट 2 है, रूट 2 5 बार है, इसका मतलब ये कि रूट 2 जो है वो 5 बार है और रूट 2 1 बार है। तो रूट 2 कितनी बार हो जाएंगे, प्लस है, तो रूट 2 जो है वो 6 बार है। कितना कह रहे हैं हम लोग, रूट 2 जो है वो कितनी बार है, 6 बार है, बटे में 3 रूट 2 रहेगा। अब जो कट रहा है उसको काटें, तो रूट 2 से रूट 2 कट गया, 3 से 2 बार कट जाएगा, 3 दूने 6। तो आपका आंसर है वो कितना आएगा, आंसर आएगा आपका 2। आंसर कितना आएगा, 2। ध्यान से देखिएगा आंसर कहाँ पर है, 2 आपके पास में ऑप्शन में
ऑप्शन नंबर द जो है, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन द जो था आपका सही था। ऑप्शन द जो था वो क्या था, बिल्कुल एकदम सही था, एक्यूरेट था। आपको ये बात पता होनी चाहिए थी। ठीक है, चलिए आगे अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 113 बिल्कुल सीधा प्रश्न है आपके सामने, देखिए ध्यान से। हाँ, क्या कह रहा है कि निम्न संख्या में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। सीधा ही प्रश्न था, कोई ज्यादा इसमें लॉजिक लगाने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, देखो एक ही बात हमको दिख रही है, सबके एंड में क्या दिख रहे हैं, 0। ठीक है, अंत में क्या दिख रहा है आपको, अंत में आपके 0 दिख रहा है ना। अंत में कितना क्या दिख रहा है आपको, 0 दिख रहा है, 0 हम जानते हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्या में समझना, मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूँ उसको समझना, आपका काम यही इजीली हो जाएगा। ध्यान से रखना, अगर जैसे मैंने कहा कि 20 का वर्ग निकालना है, मुझे 20 का वर्ग निकालना है, बोलो क्या निकालना है, 20 का वर्ग निकालना। थोड़ा और जूम कर लेता ताकि आपको दिखे इजीली। अगर मुझे 20 का वर्ग निकालना है, ध्यान से देखना कितना हो जाएगा, 400। तो यहाँ पर 0 कितने बन गए, 2 0 आ रहे हैं। एक बार और, ठीक है, हम लोग इसको कर लेते हैं 100 का वर्ग। ठीक है, या चलो ठीक है 200 का वर्ग कर लेते हैं ताकि इजीली हमको समझ में आ जाए। 200 का वर्ग, तो आपने कहा सर 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, और 0 कितने रहेंगे आपके पास में, 4 0 आ गए। बात को समझना, तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि 0 या 0 की संख्या तो 2 रहेंगे या 4 रहेंगे, 2 4। अगर अगला हम लोग देखें, मान लो एक 0 और बढ़ा लेते हैं, जैसे कि मान लो 1000 का हमने स्क्वायर करके देखा, 1000 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास में 1 रहेगा, 0 जो है वो आपके पास में 6 0 हो जाएंगे। कितने 0 हो जाएंगे, 6 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से क्लियर है कि 0 की जो संख्या है वो 2 4 6 आ रहे हैं। 0 कितने निकल के आ रहे हैं, 2 आ रहा है। या तो 0 एंड में कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, 4 होने चाहिए या 6 होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो ध्यान से, 0 कितने हैं, यहाँ पर 4 है। ध्यान से देखिएगा, 0 कितने हैं, 0 है यहाँ पर 4 है। ओके, यहाँ पर 0 कितने हैं, 3 और 2 5। ठीक है, यहाँ पे 0 कितना है, 1 है। यहाँ पे 0 कितने हैं, अगर 2 2 के जोड़े बनाओगे, 2 2 के जोड़े बनाओगे तो एक ये रह जाएगा। ठीक है, तो क्लियरली हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि या तो 0 क्या होने चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, या फिर 2 4 6 ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा कहाँ हो रहा है, केवल और केवल 1 में हो रहा है। केवल और केवल कहाँ पर आ रहा है, 1 में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन ओ, केवल 1 हो जाएगा। क्लियरली बस आपको कुछ भी एक्स्ट्रा वर्गमूल निकाल करके देखने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा क्या बनेगा। केवल और केवल क्या गिनना था, 0 कितने हो रहे हैं वही चेक करना था, और उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है बहुपद p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 के शून्यकों की संख्या क्या है। जीरोस कितने आएंगे, जीरोस का मतलब उसके मान कितने निकल के आएंगे। ध्यान से देखना इधर, शून्य जब भी आपको निकालने हो, क्या कह रहा हूं मैं, समझना बात को, कि जब भी आपको शून्यक निकालने हो, ठीक है, जब भी आपको शून्यक की संख्या पूछे, शून्यक की संख्या अगर पूछता है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है कि उसमें x यानी कि हम लोग कहें चर राशि, चर राशि की घात कितनी है। ठीक है, आपको क्या देखना है कि चर राशि की घात देखनी है कि वो उसमें घात कितनी है, वही आपके पास में शून्यकों की संख्या निकल के आ जाएगी। बस चर, चर अब नहीं पता है कि वेरिएबल, इसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल अगर अभी भी नहीं पता चले, जो x है, y है, z है, ऐसा कुछ आपको दिखता है तो वो आपका चर राशि है। तो यहाँ पर आपके पास में दिखेगा तो भाई x है। यहाँ पर तो अगर हम देखते तो x केवल एक बार दिख रहा है, लेकिन x की घात कितनी है, 2। तो जब हम लोग वर्ग करेंगे, है ना, जब हम लोग वर्ग करेंगे तो अधिकतम घात कितनी बनेगी, x की घात 2 बनेगी। घात कितनी बनेगी, x की घात कितनी बनेगी, 2। आपको पूरा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा सोल्व करने का प्रोसेस ये है कि इसके बराबर 0 रखो और x के मान निकालो। ठीक है, लेकिन उसमें आपको आवश्यकता कहीं कुछ नहीं थी, आपको केवल और केवल देखना था x की घात कितनी है, ये देखना था। तो x की घात कितनी बनेगी यहाँ पर, क्योंकि इसकी घात पूरे की घात 2 है। नहीं समझ में आ रहा हो तो यहाँ से देख लो ध्यान से, x माइनस 2 का होल स्क्वायर सोल्व करते हैं अगर हम लोग, तो क्या हो जाएगा कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में
सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है भाई। ए स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, हाँ गड़बड़ किया ना, चलिएगा 2ab है ना, तो 2ab का मतलब कितना हो जाएगा 4x, पहले सही लिखा था है ना। 2 भाई 2 का गुणा होगा a और b, तो आपके पास में 4 ही बनेगा। तो ये तो आपको इसमें इंटरेस्ट कोई है नहीं वैसे, आपको केवल और क्या सबसे बड़ी घात को देखना। किसको देखना है? सबसे बड़ी घात को। तो घात कितनी? x की घात 2 है, तो सबसे बड़ी घात कितनी है 2, तो शून्यों की संख्या भी कितनी होगी 2 होगी। क्लियर है? यहाँ कुछ भी एक्स्ट्रा बात नहीं थी, सब बातें बकवास है, केवल और क्या पता करना है आपको x की घात कितनी होगी। अगर ये पता कर लिया तो आपका काम इजीली बन जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाँ, ये बिल्कुल घटाना था, जोड़ बाकी गुणा भाग वाला था, तो इसमें घटाने का है एक प्रोसेस, ठीक है। और इसको ज़्यादा हाँ ध्यान से देखिएगा कौन सा क्या बन रहा है। 115 क्वेश्चन में क्या करेगा? 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को, ध्यान से देखना, इस वाले को ये जो कुछ भी दिया गया है इसको घटाना है, इस वाले में से घटाना है। बहुत बार क्या करते हैं हम लोग, इस वाले में से अगर हमने ये घटा लिया तो 4a में से 12a जाएगा, तो आपके पास माइनस 8a आ जाएगा, तो वहाँ आपके लिए समस्या हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस वाले में से, किस में से? तो ध्यान से देखिएगा कि 12a माइनस 9ab प्लस में 5b माइनस 3 में से जो घटाना है वो ये घटाना है। क्या घटाना है कि 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस में 12, ये आपको घटाना है। और हम जानते हैं कि घटाने में क्या होता है कि निशान बदल जाते हैं। निशान क्या होते हैं? साइन चेंज होते हैं। तो आप सीधा इसको चेंज कर ले, ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो अब बात को ध्यान समझना कि 12a में से 4a जाएगा, 12a में से 4a जाएगा, तो आपके पास में आंसर आएगा 8a। कितना आएगा? 8a। तो 8a तो यहाँ पर भी है, ध्यान से देखना, यहाँ पर भी है 8a, यहाँ पर भी 8a, यहाँ पर भी 8a। आगे बढ़ते अब ध्यान से देखना कि ab 9 बार है वो माइनस में है, ab 7 बार है वो प्लस में, तो आपके पास में 2 बार बचेगा। भाई 9 में 7 जाएगा कितना? 2 बचेगा, लेकिन वो माइनस में आएगा 2ab। तो माइनस का 2ab कहाँ पर है? माइनस का 2ab आपका यहीं पर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, लेकिन फिर भी क्योंकि सीख रहे हैं तो पूरा हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। 5b में से 3b जाएगा, तो प्लस का कितना होगा? 2b, और माइनस का 3 और माइनस का 12, तो माइनस का 15 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ ये आपको बिल्कुल घटाने का प्रश्न था और आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सीधा प्रश्न था, इसमें कोई खास उलझन वाली बात नहीं थी। चलिएगा अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ, ये बहुत बढ़िया प्रश्न था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा प्रश्न है। द्विघात समीकरण के मूल जो है आपके पास में दिए रखे हैं और आपको ज्ञात करना है इसमें से कौन सा होगा। ध्यान समझना, एक मूल दिया है, एक क्लास 10 का क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका एक मूल दिया है √5 प्लस में 2। एक मूल दिया है, कितना दिया है? √5 प्लस 2। तो पहली बात ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि आपके पास में जो भी संख्या रूट वाली संख्या है वो पीछे रहेगी बिना रूट वाली संख्या के। समझ रहे हो बात को? तो रूट वाली संख्या जो 5 है, अपरिमेय संख्या है, वो पीछे रहेगी 2 के। तो आपके पास में इसने कहा कि भाई एक मूल, तो हम लोग मूलों को जो मानते हैं, मूल को क्या मानते हैं? अल्फा और बीटा मानते हैं। ध्यान समझना, अल्फा और बीटा क्यों मानते हैं? क्योंकि आपके पास में जो समीकरण जो आती है वो उसको हम लोग फॉर्मूले में लिखते हैं x²। भाई जब भी आपको मूल दिए गए हैं और मतलब द्विघात समीकरण के मूल दिए हैं और समीकरण निकालना है तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये एक फॉर्मूला होता है समीकरण बनाने का। क्या? वापस से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये डॉट का मतलब बीटा है, गुणा है ना, ठीक है, उलझ मत जाना, ठीक है। तो अब हमारे पास में इसने एक मूल दे रखा है, तो
तो एक मूल जो है वो कितना है, √5 + 2। इसको चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, 2 को पहले लिखेंगे, 5 को, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। भाई मैं 2 + 3 लिखूं, 2 + 3 तब भी 5 होना है, और 3 + 2 लिखूं तब भी कितना होना है, 5 होना है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो आप लोग ज़्यादा इसमें उलझे नहीं, किया कैसे हो गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। तो आपके अल्फ़ा जो है वो हो जाएगा 2 प्लस में √5। तो अब बीटा क्या होगा, बीटा तो है नहीं आपके पास में, तो अब आपको उसको कॉन्जुगेट, मतलब इसका हम बोलते हैं इसका पूरक ले लेना है, या हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेट, ठीक है। तो 2 + √5 का पूरक क्या हो जाएगा, तो 2 माइनस में √5 इसका पूरक बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, 2 + √5 का पूरक क्या हो जाएगा, 2 माइनस का √5। तो ये अल्फा और ये बीटा, ठीक है। अब हम लोग इस समीकरण में मान रखते हैं, ध्यान से देखना, इस समीकरण में मान रखते हैं x² तो होगा, माइनस x² तो सब में दे रखा है, माइनस का साइन आएगा। कहाँ आएगा माइनस का, इसका मतलब ये वाला तो गया, ये वाला तो पहले ही चला गया। अब माइनस का यहाँ पे भी दिख रहा है, माइनस का यहाँ पे भी दिख रहा है, माइनस का यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है। तो अब माइनस का आ गया, आपको चाहिए अल्फा प्लस बीटा। ध्यान समझना, क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा। तो अगर इन दोनों को जोड़ते हो, ये अल्फा और बीटा को जोड़ते हो, तो ध्यान से देखना कि 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। √5 प्लस का है, √5 माइनस का है, तो कट जाएगा। तो आपके पास में कितना बन रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आप बोलेंगे सर हमारे पास में कितना बन रहा है, 4 आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बोलो कि अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 4x। बोलो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो माइनस का 4x कहाँ पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अभी भी इसने हमसे गेम खेल रहा है, वो पूरा क्वेश्चन करवा रहा है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। तो लास्ट वाला आएगा प्लस में आएगा, क्या आएगा, प्लस में। प्लस में कितना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो इसका मतलब गुणा करना है मुझे, इन्हीं का क्या करना है, गुणा। अगर आपको गुणा नहीं आता, ध्यान से देखना कि a + b × a - b का गुणा करना था। वापस से कह रहा हूँ, किसका गुणा करना था, कि भाई a + b और a - b। हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, a² माइनस का b²। ये होता है, a की जगह अपने पास में 2 प्लस में √5, यहाँ पर क्या है, 2 माइनस में √5। तो a का स्क्वायर, a कितना है, 2। ध्यान से देखना, a कितना है, 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। b का स्क्वायर, b का मतलब √5 का स्क्वायर होगा 5। तो 4 में से 5 जाएगा, तो बोलो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ पर 4 में से 5 जाएगा, तो बोलो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 1। चलिए, तो हम उस स्थिति में पहुंच रहे हैं। अब हम लोग इस स्थिति में पहुंच रहे हैं। अब क्या पहुंच रहे हैं, ध्यान से देखो वापस से एक बार। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला कंप्लीटली सोल्व होकर के, क्या बन जाएगा, x² माइनस का 4x माइनस का 1 बराबर 0 बनेगा। कौन सा समीकरण है, समीकरण नंबर आपके पास में ऑप्शन देखो, ये रहा ऑप्शन नंबर 100, ये सही हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान समझना। बात ये है कि जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इनको किस प्रकार से सॉल्व करना है नहीं करेंगे, तो आपके लिए दिक्कत ही बनी रहेगी। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 117वां, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 117वां। हम लोग देखते हैं कि रानी जो इस समय y वर्ष की है, वह हमीद से x वर्ष बड़ी है। यह समीकरण बनाने का है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, इसको समीकरण को एक बार बनाते हैं। तो रानी की उम्र कितनी है, रानी इस वर्ष कितनी उम्र की है, तो y। हमीद क्या हो जाएगा, हाँ हमीद x नहीं है, सुनना ध्यान से। हमीद को अगर आपने x मान लिया तो आप फंस जाओगे। इसने बोला जैसे रानी मान लो, समझना बात को, कि रानी अगर 10 साल की होती तो हमीद जो है वो रानी से छोटा है। हम लोग कहते हैं भाई 3 साल छोटा है। कितने साल छोटा है हमीद, 3 साल छोटा है। इसका मतलब क्या करते हैं हम लोग कि 10 माइनस का 3 कर लेते हैं, तो हमीद क्या पता चल जाता, ठीक है। भाई कौन बड़ा कौन छोटा, यही तरीका है, ठीक है। अगर ये कहे, हमने कहा कि रानी जो हमीद से बड़ी है, तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, साथ में 3 प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा। यही तरीका है ना। तो अब इसने संख्या ना दे करके क्या हमने दे दिया, हमें एक्स वाई दे दिया। तो हम क्या करते हैं कि रानी y है, तो हमीद की उम्र कितनी हो जाएगी, y माइनस में x, ठीक है। क्योंकि क्या कह रहा है कि x वर्ष बड़ी है, ठीक है।
कौन, रानी जो है वो हमीद से बड़ी है, कितनी, x वर्ष। तो हमीद है वो रानी से छोटा है, कितना, x वर्ष छोटा है, यानी कि जितनी भी उम्र होगी उसमें से आपको x क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ये है। अब बोल रहा है 15 वर्ष पहले की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, 15 साल पहले की बात कर रहा है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं 15 वर्ष पूर्व। तो रानी की उम्र कितनी होगी, रानी जो होगी वो कितना हो जाएगा, y, क्योंकि 15 साल पहले की बात कर रहे हैं तो कम करेंगे 15 साल, तो y माइनस 15। तो हमीद कितना हो जाएगा, हमीद होगा y माइनस एक्स माइनस का 15 साल पहले। अब प्रश्न पे आते हैं कि 15 वर्ष पूर्व ये थे हमीद की आयु 1/4 थी। क्या कह रहा है, 15 साल पहले की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, 15 साल पहले। हमीद की आयु, कौन, हमीद, और कौन, रानी, कब की बात कर रहा है, कितने थी, 1/4। अगर हमीद की उम्र 1 साल है तो रानी की उम्र 1/4 मतलब 4 होगी, ठीक है। उसके हिसाब से अगर हम लोग समीकरण को सेट करें तो हमीद की उम्र कितनी थी 15 साल पहले की, y माइनस एक्स माइनस का 15, y माइनस एक्स माइनस का 15। रानी की उम्र कितनी, तो आपने कहा सर y माइनस में 15, ठीक है। इसको और सोल्व करेंगे हम लोग, तो ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा। चलिएगा देखते हैं, इनका वज्र गुणा कर लेते हैं, इस वाले पूरे भाग का वज्र गुणा इधर, तो ये हो जाएगा आपका y माइनस 15 ही रहेगा। क्या रहेगा कि y माइनस में 15 y माइनस 15 इज इक्वल टू 4 का गुणा y में करेंगे तो 4y, 4 का गुणा x में करेंगे, ध्यान से देखिएगा 4 का गुणा किस में करेंगे, x में, तो कितना हो जाएगा 4x माइनस का 4x, और 4 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 चौका 60 होगा। अभी और सोल्व करेंगे, y वाले को y वाले के साथ में, x वाले को x वाले के साथ में सेट करते हैं, ठीक है। तो इस x वाले को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 4x, y वाले को इधर लेके आएंगे, y एक प्लस में 3 इधर क्या गया माइनस का 3y, ठीक है। अगर 15 को हम लोग उधर लेके जाएं तो इक्वल टू हो जाएगा माइनस 60 प्लस में कितना 15। अब ऑप्शन के ऊपर देख लेंगे, ऑप्शन में क्या दे रहा है उसके हिसाब से देख लेंगे, कोई खास इश्यू नहीं बनेगा। तो यहाँ से हो जाएगा 4x माइनस 3y माइनस में कितना हो जाएगा 45, किसमें, माइनस में, कि यहाँ से हम क्या करते हैं कि माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ये माइनस का 4x प्लस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 45। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास में फाइनली आंसर जो आएगा वो ये रहेगा, क्योंकि ऑप्शन ए है यहाँ पर, क्योंकि y को इसने पहले लिखा है तो 3y, माइनस वाले को बाद में लिखा है तो माइनस का 4x बराबर 45, ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर है। चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कह रहा है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के जो है 5:6:8 में है, ठीक है। क्या कह रहा है, जो रुपये जो है वो किस प्रकार से है, 1 रुपये का है, 50 पैसे हैं और आपके पास में 25 पैसे हैं। इसको क्या हम लोग रुपयों में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहला काम क्या करेंगे, रुपयों में बदल लेंगे, तो 1 रुपया तो 1 रुपया ही रहेगा। 50 पैसे हैं, ध्यान समझना, 50 पैसे का मतलब कितना होता है, 1/2 होता है, और 25 पैसों का मतलब होता है 1/4, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, चलिएगा, कह रहा है कि 5:6:8 में है, तो 1 इंटू क्या कर लेते हैं 5, तो ये 5 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। 1/2 इंटू में 6, और यहाँ हो जाएगा 1/4 इंटू में 8। अगर आप इसको सोल्व करोगे ये हो जाएगा 5, ये कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, यहाँ से कितनी बार कटेगा 3 बार, तो 3, और यहाँ से कटेगा ये 2 बार, तो ये आपके पास में 2, ठीक। इसको इस प्रकार से हम लोग सोल्व कर लेंगे, तो ये कितना हो गया 5, 3 और 2, तो टोटल कितने हो रहे हैं, यहाँ से हमारे हिसाब से 10 हो रहा है, टोटल कितना हो रहा है 10, और ये क्या कह रहा है टोटल कितना है 210। तो दिया उसकी तुलना
तो 210 की तुलना करेंगे 10 के साथ में और निकालना उसका गुणा। तो क्या कह रहा है वो 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, तो 1 रुपये के कितने थे, 5 थे, तो हम लोग गुणा कर लेंगे 5 का। तो जैसे ही कट दिया 0 से 0 कट गया और यहाँ से आपके पास में हो जाएगा 105 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर, 105 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। किसी वस्तु को, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि किसी वस्तु को 8000 में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। क्या कह रहा है कि 1/5 भाग किसके ऊपर, तो क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है और ये एक जो है वो क्या है, हानि। ध्यान समझना, क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य कितना, अगर आप 5 में वस्तु को खरीदते हो और बेचोगे तो 1 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो 5 का वस्तु जो है वो 1 रुपये के नुकसान पर बेची है। इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया, आपने कितने में बेचा होगा, तो आपको दिख रहा है सीधा कि 4 में बेचा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यहाँ से देखो क्या कह रहा हूँ, भाई वस्तु 5 की है और आपने 4 में बेचा है तो 1 का नुकसान हो रहा है, सीधी सी बात। आप क्या कह रहे हो, कितने में बेचा, 4 में बेचा, लेकिन प्रश्न वाला क्या कह रहा है, कितने में बेचा, 8000 में बेचा। प्रश्न वाला क्या कह रहा है कि 8000 में बेचा, हमने दिया उसकी तुलना, तो 8000 की तुलना किससे करेंगे, 4 से करेंगे। निकालना उसका गुणा, तो क्या कह रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य हमें कितना दिख रहा है हमको, 5, तो गुणा कर लेंगे 5 का, 4 से कट जाएगा, 2000 इंटू 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 10,000 रुपये। कितना आंसर आ जाएगा, 10,000 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 120वां, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि कुछ धन, अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर आप इसको डिटेल से करने जाओगे तो उलझ जाओगे, लेकिन मैं जिस तरीके से बताऊंगा समझना। कुछ धन 2 साल में 800 रुपये ब्याज देता है। सरल ब्याज जो होता है वो हर साल का समान लगता है, ठीक है। 2 साल कह रहा है तो पहले साल जैसे कि 800 रुपये होगा तो पहले साल भी 400 रुपये लगा होगा और अगले साल भी कितना लगा होगा, 400। अब ये तो क्या है आपका सरल ब्याज है, ये क्या है आपका सरल ब्याज। अब अगला जो काम होना वो ब्याज पर भी ब्याज होना है, क्या होना है, चक्रवृद्धि ब्याज लगना है। तो अब पहले साल सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है तो उसके ऊपर कोई ब्याज लगता नहीं है। अगले साल जब लगना है तो 400 पर भी ब्याज लगना है। कितना लगना है, ध्यान से देखो, यहाँ क्या कह रहा है कि भाई 900 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज देता है, इसका मतलब 400 400 ये तो हमेशा सेम रहता है और ब्याज पर भी ब्याज लगता है। एक्स्ट्रा कितना लगा है इसमें, तो आपने कहा सर 100 रुपये एक्स्ट्रा लगा। एक्स्ट्रा कितना लगा है पहले, क्योंकि यही बात है कि पहले साल का ब्याज है और यह दूसरे साल का ब्याज है, तो पहले साल का ब्याज 400 लग गया, अब अगले साल का 400 लगा है और ये पहले साल का जो 400 हो गया तो उसके ऊपर भी ब्याज लगा है, तब जाकर के ऐसा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब 400 पर जो है वो ब्याज लगा है 100 रुपये का, तो 400 का 100 कितना होता है, 25%। भाई 100 जो है वो किसका है, 400 का है, तो अगर आप 100 से गुणा करोगे, पता करोगे तो पता चलेगा कि कितना परसेंट निकल के आ रहा है, 25%। यानी कि आपके पास में आर जो है वो कितना निकल के आ जाएगा, 25%। दर कितनी है, 25%। लेकिन इसने कहा कि मूलधन क्या है, क्या बोला है, मूलधन। तो वैसा दर की आपको यहाँ आवश्यकता थी नहीं, वापस से कह रहा हूँ, मूलधन आपको दर की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि सीधा आपको जो दिख रहा है उससे हम लोग काम चला लेंगे। क्या दिख रहा है कि आपको जब भी मूलधन निकालना पड़े, ठीक है, अभी आर हमने निकाल लिया है 25, जब भी मूलधन निकालना पड़े आप लोग क्या करेंगे, अंतर इंटू 100/r की घात 2 कर लेना। क्या करोगे, अंतर इंटू 100/r की घात 2। तो अंतर कितना है, देखो केवल और केवल ये जो है एक्स्ट्रा जो लग रहा है, सरल ब्याज तो सेम था, केवल ये चक्रवृद्धि ब्याज एक्स्ट्रा कितना लग रहा है, 100। तो 100 इंटू 100 में कितना, 25 की घात कितना, 2। 25 के पाड़े से कट जाएगा कितनी बार, 25 चौक 100, 4 की घात 2 16। तो 16 इंटू 100 में करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 1600। क्लियर है, ध्यान से समझिएगा। क्लास में सब कुछ हमने डिटेल से बात कर ली है, अब कोशिश कर रहे हैं इसको जल्दी से निपटें। ओके, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। कोई धन जो है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि कोई धन जो है कि 5 साल में 2 गुना हो जाता है। 5 साल में क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। भाई 5 साल में क्या हो गया है, डबल। अगले 5 साल में इसका फिर से डबल, तो कितना हो जाएगा, 4। अगले 5 साल में इसका फिर से डबल, तो कितना हो जाएगा, 8। तो कितने साल लग गए, 5 10 15, कितने साल लग गए, 15 वर्ष। कितने लग गए,
15 वर्ष, 15 वर्ष में कितना हो गया 8 गुना, 15 साल में कितना हो जाएगा 8 गुना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन स इसका सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक जनसंख्या जो है उसकी बात करते हैं। किसकी बात करें, एक वर्ष में एक गांव की जनसंख्या 5% वृद्धि हो जाती है, 5%, अगले साल भी 5% की कमी हो रही है। ठीक है, तो आपको जब भी जनसंख्या का प्रश्न दे, एंड का दे रखा है, कितना है 7,980 बराबर, मान लेते शुरुआत की कितनी होगी x। अब क्या कह रहा है, पहले 5% की वृद्धि हुई तो 105/100 इंटू, फिर अगली बार में क्या हो 5% की कमी हो गई तो 95/100। जब आप इसको सोल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से जो कट रहा है उसको काट देंगे, जो नहीं कट रहा उसको रहने देंगे। तो 5 के पहाड़े से 20 बार, 5 के पहाड़े से 21 बार, 5 के पहाड़े से 20 बार, 5 के पहाड़े से 19 बार। ठीक है, अब जो रह गया है वो इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो x के बराबर में 7,980 इंटू 20 इंटू 20, ये दोनों इधर आ जाएंगे, ये वाले जो नीचे भाग में चले जाएंगे, 20 इंटू 20 बट्टे में कितना रहेगा 21 इंटू 19। क्लियर है। जब हम इसको काटेंगे, ध्यान सुनना, जब हम इसको काटेंगे तो आपके पास में जो बन के आएगा, आप किसी भी टेबल से आप इसको काट सकते हो या आप गुणा करके भी काट सकते हो, आपकी जो मर्जी हो। ठीक है, उसमें खास उलझना नहीं है। जब आप सोल्व करोगे, इसको टोटली सोल्व करोगे तो आपका कट पीट करके ये बनेगा कितना 8,200 बनेगा। कितना बनेगा 8,200। क्लियर है, आप कैलकुलेट करके देख लेना, तब भी यही बनेगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक परीक्षा में विद्यार्थी ने 23% अंक प्राप्त किए और 36 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया। एक लाइन बना करके हम लोग इसको समझते हैं। क्या कह रहा है कि भाई इसको किसी भी व्यक्ति को पास होना था तो इस लाइन तक पहुंचना था, लेकिन अब क्या हुआ कि इसने जो अंक मिले इसको वो 23% मिले। बोलो कितने परसेंट मिले, 23%। और जो फेल हो गया, मतलब इसको यहाँ तक पहुँचता तो काम हो जाता, लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए नंबर कम बढ़ गए। कितने नंबर कम बढ़ गए, 36 नंबर कम बढ़ गए। क्लियर है बात। आगे की बात, ये पहला वाला व्यक्ति था। अगला वाला व्यक्ति वो नंबर ज़्यादा लेके आया, कितने लेके आया है 35% लेकर के आया। वो कह रहा है 35%, लेकिन हमको दिख रहा है कि यहाँ से कितना दिख रहा है, बोले जितने लाने थे भाई, यहाँ तक लाने थे, जितने लाने थे उससे 48 ज़्यादा लेके आए, 48 ज़्यादा लेकर के आए। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। पहला वाला यहाँ तक जाना था लेकिन वो यहाँ तक लेके आया, इतने कम पड़ गए हैं। अगला वाला यहाँ तक लेके आना था, वो 35% लेके आया, लेकिन मतलब यहाँ तक लाना था वो इतने ले आया, तो ज़्यादा कितने ले आया 48 ज़्यादा ले आया। तो हमें क्या निकालना होता है, अंतर। ठीक है, ध्यान से देखिए, दोनों का अंतर कितना, 23% और 25% का डिफरेंस कितना है, सॉरी 23 और 35 का अंतर कितना है। तो 35 में से हम लोग 23 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12%। ठीक है, एक तो कितना दिखेगा आपको 12% दिखेगा, तो ये 12 यहाँ पर दिया है उसकी तुलना, तो अंतर तो 12% का दिख रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच का टोटल कितना अंतर दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जाने का और यहाँ से यहाँ तक का जाने का, तो 36 और 48, 36 और 48 आपके पास में हो जाएगा ये 84। ठीक है, इंटू में क्या कर लेंगे हम लोग 100, तो 12 7 84 और 7 का गुणा 100 में करेंगे तो आपका पास में आंसर निकल के आ जाएगा 700 निकल के आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल। आप क्लास में हमने इसके ऊपर भी चर्चा करी थी। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, उस कोण की माप जिसके संपूरक कोण की माप उसके पूरक कोण के माप के 4 गुना के, ये सीटेट का प्रश्न है। ध्यान से देखिएगा कि मान लो कोण, कोई कोण है, हम कहते हैं भाई कोण जो भी होगा उसको हमने कह दिया थीटा है, तो इसका पूरक जो बनेगा वो क्या हो जाएगा 90 माइनस का थीटा, इसी का संपूरक जो बनेगा है ना, इसका संपूरक जो बनेगा वो क्या हो जाएगा 180 माइनस में थीटा बनेगा। अगली बात करते हैं, क्या कह रहा है कि उसके पूरक कोण के माप का क्या कह रहा है 4 गुना, कोण संपूरक कोण जो है वो है ना, संपूरक जो है वो संपूरक, हम तो कह रहे हैं भाई, हमने कहा कि 180 माइनस थीटा है, उसने कहा नहीं, ये 180 माइनस थीटा जो है वो पूरक का 4 गुना है, 4 गुना है किसका 90 माइनस थीटा के। क्लियर है, ये इक्वेशन बैठ जाएगी। अब आप इसका गुणा भाग कर लो, 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4 × 9, तो 4 9 36, 360 माइनस में 4 थीटा। ठीक है,
अब थीटा वालों को एक साइड रख लो, बिना एक साइड, तो ये इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ। 4 में से एक थीटा जाएगा तो 3 थीटा बराबर 360 में से 100 से जाएगा तो 180, 3 से 60 डिग्री आ जाएगा आपके पास। तो थीटा बराबर कितना, 60 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो 60 कहाँ पर है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, ध्यान से देखिएगा। एक त्रिभुज है, क्या कह रहा है, एक त्रिभुज में कोण जो दे रखे हैं और उसका समद्विभाजक वगैरह सब आपको दे रखे हैं, इसको समझते हैं। अच्छा प्रश्न है ये भी। तो त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले ये ए है, ये बी है और ये सी है। कोण ए का समद्विभाजक यानी कि 2 बराबर भागने वाली लाइन हमने कह दिया ये डी है। अब क्या कह रहा है कि ए बी जो है वो कितना है, 8 है, और बी सी जो है, बी सी ये वाला लाइन है वो 13.5 है, ओके। और बी डी का मान, बी डी आपको इसका मान पूछा है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला लाइन का मान आपसे पूछा है। तो हम क्या करते हैं, इसका कुछ माप रह गया है, ये आपके पास में 10 है, ठीक है। जो पूछा उसकी चर्चा कर लेते हैं अभी। तो आप याद रखना कि जब भी इस वाले कोण का समद्विभाजन करें, ये लाइन अगर समद्विभाजन करती है तो क्या होगा उसको समझना है आपको कि ए बी, ध्यान से देखिएगा, ए बी का जो अनुपात है, ए बी का अनुपात इस टुकड़े के साथ होगा, किसके साथ में, बी डी, ठीक है। बी डी लिखो या फिर अपने हटा देते हैं ना इसको, दोनों को भुजाओं को साथ लिखते पहले। ए बी, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ए बी का अनुपात ए सी के साथ में कर लेते हैं बराबर, जो टुकड़े किए उनका अनुपात लिख ले इधर, क्या लिखते हैं, बी डी का अनुपात है वो किसके साथ में है, डी सी के साथ में। और आपको क्या निकालना है, बी डी का मान निकालना है। ए बी, ए सी, बी डी और डी सी, ठीक है। अब इनका अनुपात ध्यान से देखना, ए बी का मान कितना है, ए बी का 8 है और ए सी का 10 है, तो 8/10, 8/10। अब इसको सोल्व करोगे तो कट जाएगा, किससे, 2 के पाड़े से 4 बार और ये 5 बार, तो 4 कितना बन रहा है, 5। अब ध्यान देखना कि ये जो लाइन है 4 और 5, ये अगर एक भाग 4 है तो अगला भाग 5 बनेगा, लेकिन हमने कहा टोटल तो कितना है, ये तो कह रहा टोटल तो 13.5 है और हमको टोटल कितना दिख रहा है, 4 और 5, 4 + 5 कितना होगा, 9। तो आप करेंगे 13.5 की तुलना किससे कर लेंगे, 9 से। इनटू में क्या करेंगे, निकालना उसका गुणा, दिया उसकी तुलना, तो 13.5 की तुलना किससे कर ली, 9 से, और निकालना उसका गुणा। तो क्या निकालना है आपको, ऊपर वाला बी डी निकालना, तो बी डी का भाग कितना है, 4, तो आप 4 का गुणा करेंगे, 9 से कट जाएगा एक बार, ठीक है, और 9 × 5 = 45, तो 15 × 4 = 60, तो आपके पास आ जाएगा 6.0 आंसर आएगा। 6.0 कहाँ पर है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 6.0 ये रहा, 6 सेंटीमीटर आपके पास में आंसर हो जाएगा। क्लियर है। हाँ, हमने क्लासरूम में सब कुछ डिस्कस कर लिया, इसलिए थोड़ा सा हम लोग फास्ट चल रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। चलो, चित्र में कोण BEC का मान क्या होगा, सिंपल सी बात है, ध्यान से देखिएगा। इस कोण का मान आपको अर्धक दिए गए हैं, है ना। आपको ये कोण दे रखा है 68 डिग्री, कितना दे रखा है, 68 डिग्री। अब यहाँ से इस वाले कोण की आधी लाइन, इस वाले कोण को 2 भागों में बांटने वाली लाइन ए जा रही है, और ये यहाँ पर इसका भी समद्विभाजक यहाँ मिल रहे हैं, तो इसका आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 68 का आधा, ठीक है। पूरी प्रमेय करा रखी है, और आप मेरे चैनल पर, है ना, जहाँ पर इन्फिनिटी मैथ्स एंड रीजनिंग क्लास पे जाके देख लेना, या फिर दिलीप गराज से सर्च करना। वापस से कह रहा हूँ, मेरे चैनल खुद का चैनल जहाँ पर है वहाँ पर आप देख लेना। ये 68 है, तो 68 का आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, आधा। आधे का मतलब क्या हुआ कि 68 का आधा कितना हो जाएगा, 3 × 4 = 34। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 34 कहाँ पर है, ऑप्शन स हो जाएगा। क्लियर है। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हाँ, चित्र में x का मान क्या होगा ये आपको निकालना है। आपको x का मान निकालना है, यानी कि यहाँ पर 110 डिग्री दे रखा है, यहाँ पर कितना दे रखा है आपको, 110 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर कितना आपका x का मान निकालना है। तो आप ऐसा नहीं करें कि भाई सम्मुख कोणों का योग आप कर लो 180, ऐसा नहीं होगा। ये 110 है, तो ये वाला जो कोण है वो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 70। और हम जानते हैं एक प्रमेय क्या है कि वृत्त की परिधि पर जो कोण होता है वो केंद्र से आधा होता है, उसका उल्टा
अगर केंद्र पर जो बना कोण है वो परिधि से डबल होता है, तो हमको केंद्र वाला कोण निकालना है, ये वाला, ये कोण अगर हमको निकालना है तो 70 का डबल कितना हो जाएगा, 70 का आप लोग डबल करोगे तो 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 140। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाँ, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। आयत को समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल आयत को बोल सकते हैं। वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर, ठीक है, वर्ग की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर, वर्ग की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर वर्ग बनेगा, हाँ ये भी सही है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, ये सही नहीं है। क्या कह रहा है, समलंब चतुर्भुज हम लोग अगर ऐसा बनाते हैं, है ना, तो विकर्ण जो है परस्पर समद्विभाजित नहीं होते, लेकिन अनुपात जो है, रेशियो जो है, क्या कह रहे हैं हम लोग कि अनुपात जो है वो समान होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं, तो ये भी सही है, क्योंकि समचतुर्भुज अगर आप लोग बनाओगे, है ना, समचतुर्भुज अगर आप लोग बनाओगे तो उसके विकर्ण जो होते हैं वो बिल्कुल 90 डिग्री बनाते हैं। विकर्ण क्या बनाते हैं, हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं। तो आपके पास में क्या, कौन सा असत्य कथन है, तो हम लोग बात करेंगे तो ये वाला जो कथन है ना, स वाला, ये क्या है आपका असत्य, क्योंकि भाई समद्विभाजित नहीं होते हैं, समान अनुपात में विभाजित होते हैं। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार उसकी भुजा के जो भी है दे रखा है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ, समद्विबाहु त्रिभुज, ये समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 10 है, आधार कितना है 10 है, और उसकी भुजा बराबर है और लंबाई 13 है, ये दे रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ध्यान से देखिएगा। इस त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो इसकी ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, और यहाँ से हम लोग बिल्कुल लंबवत रेखा खींचेंगे तो इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा, ये 5 तो ये भी 5, तो 5 13 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 12। भाई ट्रिपलेट याद तो होगी ना, 5 12 13, तो ये त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो अब हम लोग सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 10 इंटू 12 कट जाएगा, बोलो कितनी बार, 6 बार, तो 6 इंटू 10 आंसर हो जाएगा आपका 60। कहाँ पर है 60, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाँ, एक आयताकार चतुर्भुज एबीसीडी में एक आयताकार चतुर्भुज, यानी कि चतुर्भुज बनाओ, आयत ही बना दो, क्या बना दो, आयत बना दो। ठीक है, वो जो कह रहा है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, एक आयत बनाते हैं हम लोग। अब आगे क्या कह रहा है कि ए बी सी डी ये बना दिया हमने, और आगे की बात क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसको बराबर कर लेना है ना अपने हिसाब से। बी सी जो कह रहा है, बी सी कितना है, बी है, और ए सी जो है वो कितना है आपके पास में, सी है। ध्यान देखना, ये विकर्ण है, ये आपके पास में लंब है, आपको आधार निकालना है। आधार निकालना है तो आपके पास में क्या होता है भाई, विकर्ण का स्क्वायर यानी कि सी का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो आपके पास में क्या निकल के आ जाएगा, ए बी निकल के आ जाएगा। बोलो क्या निकल के आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो आपके पास में क्या निकल के आ जाएगा, ए बी भुजा। हम क्षेत्रफल जानते हैं, क्या जानते हैं कि लंबाई इंटू में क्या होता है, चौड़ाई। बोलो क्या होता है क्षेत्रफल, लंबाई इंटू में चौड़ाई। तो लंबाई क्या है, तो लंबाई आपने कहा सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो रूट में सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई तो बी है, तो मैं यहाँ पर गुणा में कर लूँ बी, डॉट कर लेते हैं या गुणा का निशान कर लो, जो भी आपकी मर्जी हो। बोलो कहाँ आ रहा है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में बी, ये रहा आपके पास में। ठीक है, ऑप्शन बी मत कर देना, यहाँ पर बी माइनस का सी, लेकिन यहाँ सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आएगा। क्लियर है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 48 और 14 मीटर है, तो इसकी ऊंचाई निम्न में से क्या होगी। ठीक है, ध्यान देखना, इसका ऑप्शन यहाँ पर शायद से टेक्निकल गलती की वजह से कट गया है, लेकिन हम लोग देख लेंगे इसको। हाँ, ध्यान समझना इसको, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है,
हाँ, इसकी भुजाएं बराबर है ना, आप ऐसा मत सोचना कि सर ये बराबर नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, है ना। चलिए इसको बना लेते हैं। तो एक समचतुर्भुज है और इसके विकर्ण जो है वो इस प्रकार से, ठीक है, ध्यान से देखिए वापस से। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 48 और 14 मीटर है। कितना है? 48 मीटर और कितना है? 14 है। तो ये वाला 48 हो गया, ये कितना हो गया? 48। तो ध्यान देखना कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, इसलिए 48 का आधा क्या हो जाएगा? ये 24, तो ये भी 24, 7, ये 14 है तो ये भी 7, तो ये भी 7। यहाँ पर 90 डिग्री पे कट रहे हैं, है ना। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, यहाँ 90 डिग्री ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए, 7, 24, 25। तो 7 और 24 है तो ये वाला भाग ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 25। अगर ये 25 है तो ये वाली भुजा भी कितनी होगी? 25। ये वाली भुजा भी कितनी होगी? 25, ठीक है। और ये वाली ऊपर वाली भी कितनी हो जाएगी? 25। वैसे हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक समझने की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ कि हम लोग क्या करना चाहिए, ठीक है। अब आपकी इसकी ऊंचाई पूछिए, क्या पूछा इसने? इसके हाइट कितनी होगी, ये वाला भाग पूछा है, दो भुजाओं के बीच की दूरी। तो हम इसको लगाएंगे, दो फॉर्मूले यूज करेंगे यहाँ पर। एक तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, है ना। और अगला फॉर्मूला इसी को बराबर हम लोग लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ताकि आपके पास में काम हो जाए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल यानी कि 48 इंटू में क्या हो जाएगा? 14 बराबर समलंब का चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है? समांतर भुजाओं का योग। तो ये 25 और ये 25 समांतर है, तो हम लोग क्या है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग 50 इंटू उनके मध्य की दूरी हमें नहीं पता, हमने कहा h, हमें नहीं पता, हमने क्या बोल दिया? h। ध्यान देखना 1/2 यहाँ पर भी है, 1/2 यहाँ पर भी है, पूरा कट गया। अब अगली बात किससे? ध्यान से देखना इधर, कटेगा 2 के पाड़े से कितनी बार? 25 बार कटेगा। 2 के पाड़े से कितनी बार कटेगा? 7 बार। और आगे कुछ कटने की संभावना नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 48 का गुणा 7 में तो 56, है ना, 28 और आपके पास में 5 कितना हो जाएगा? 33, ठीक है। और उधर से कितना हो गया? 25h। हमें निकालना मान h का, हमें किसका मान निकालना है? h का। हम क्या करते हैं तो 336 में भाग लगाते हैं 25 का, तो 25 एकम 25, ठीक है। आगे कितना बचेगा? 8 और आपके पास 86, 86 हो जाएगा। तो 25 3 कितना हो जाएगा? 75। तो आपके पास में हो जाएगा 13 सही 11/25 आपका आंसर रहेगा। 13 सही 11/25। हाँ, टेक्निकल किसी कारणवश ऑप्शन हट गया है, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा? ये आएगा। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 132 क्या कह रहा है? एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो कोई भी कमरा हो, आप जहां बैठे हो वहीं से देख लेना, आपको आराम से याद आ जाएगा वैसे। और चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों ठीक है, रटने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखना, आप जिस भी कमरे में बैठे हो उसमें देखना आपको दीवार निकालने में, मतलब छत वाला भाग हटा देना है। तो दीवार क्या हो जाएगा आपके पास? लंबाई इंटू, ध्यान से देखना क्या हो जाएगा? तो लंबाई रहेगी, सीधी दीवार रहेगी, उसका लंबाई। और आप हम साइड वाली दीवार की बात कर रहे थे, तो लंबाई इंटू क्या हो जाएगा? ऊंचाई। ये आपके पास कितनी बार होगा? 2 बार होगा। प्लस में चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये भी कितनी बार होगा? 2 बार। कॉमन क्या आ सकता है? 2 कॉमन आ जाएगा। और क्या कॉमन आ सकता है? ऊंचाई दोनों में है, 2 इंटू ऊंचाई कॉमन आ जाएगा। तो रहेगा कितना अंदर? ध्यान से देखना क्या रहेगा? लंबाई प्लस में चौड़ाई। ये फॉर्मूला बन के आता है। क्लियर है? ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है? क्या कह रहा है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ये लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तो 2 इंटू ऊंचाई, तो 2 इंटू 3, लंबाई प्लस चौड़ाई तो 5 प्लस 4, ठीक है, 9। तो 6 इंटू 9, 6 9 कितना होगा? 54, 54 आपका आंसर हो जाएगा।
क्लियर है? चलिएगा, रटना कहीं नहीं, आप जिस कमरे में बैठोगे वहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, वहीं के आसपास की दीवारें देख करके। चलिए, बढ़िया प्रश्न है, हम लोग और देखते हैं क्या कह रहा है। एक व्रत जो है उसकी त्रिज्या को, एक व्रत है उसकी त्रिज्या को हमने बढ़ा दिया है। कितना बढ़ा दिया है? पहले 100% था, अब हम इसको बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे हैं। कितना बढ़ा दिया हमने? 100% और बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया है? 100% और बढ़ा दिया है। तो क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, बस इस शब्द पे ध्यान करना, कितना गुना बढ़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि भाई क्षेत्रफल पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है? परिधि पूछ रहा है। पहले परिधि की बात कर लें, परिधि बटे परिधि। अब आप बोलोगे सर ये क्या किया? ये परिधि बटे परिधि का मतलब ये पहले की परिधि और ये बाद की परिधि। एक नंबर पहले आए थे, फिर हमने बढ़ा दिया तो बाद की हो गई। तो अब और नहीं समझे तो 2πr1 और बाद की परिधि क्या हो जाएगा? 2πr2। देखो 2π ऊपर 2π इधर कॉमन, अब r से r नहीं कटेगा क्योंकि r1 अलग है r2 अलग है। पहले कितना था? 100, अब कितना हो गया? 200। भाई 100% बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि पहले 100 था अब 200 हो गया, तो 20 से 20 कट गया, यानी कि पहले परिधि 1 थी तो अब कितनी हो गई है? 2। बात समझना, तो कितनी बढ़ गई है? 1 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई है? 1। तो इन दोनों का ऑप्शन हो सकता है ए या बी, ठीक है। अभी हम लोग और आगे बात करते हैं। क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल पहले का, क्षेत्रफल बाद का, हम लोग इनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहले का जो होगा वो नीचे, वो बाद का होगा उसको ऊपर। तो पहले का हम लोग लिखते हैं πr², पहले का तो r1, बाद का तो πr², बाद का है तो 2। पाई से पाई कट गया, r1 का स्क्वायर तो 100, क्योंकि r का मतलब है त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब 100। पहले कितना था? 100 × 100, अब कितना हो गया? 100 बढ़ गया, इसलिए क्या हो जाएगा? 200 × में 200। ध्यान से देखिएगा, अच्छा है प्रश्न। हाँ, और देखिए आराम से, इधर हम क्या कह रहे हैं कि ये कट जैसे ही कट गया, 20 से 20, 20 से 20 कट गया, तो बोलो कितना? 1 से कितना हो गया? 4। तो पहले का क्षेत्रफल 1 था, परिधि भी 1 थी, लेकिन अब कितना हो गया? 1 से 2 हो गया है और 1 से 4 हो गया। अब कितना बढ़ गया है? प्रश्न ध्यान देखना, कितना गुना बढ़ गया है, ये बोला है प्रश्न, कितना गुना बढ़ गया। अगर कहता है कितना हो गया तो हम लोग लिखते हैं कितना हो गया। अगर ऐसा बोलता हो गया तो हम लोग लिखते हैं कि भाई 2 4 लिख देते हैं। कितना बढ़ गया, ये पूछ रहा है कितना बढ़ गया। तो बढ़ कितना गया? पहले 1 था, अब 2 हो गया। ध्यान समझना, पहले कितना था? 1, 1 से कितना हो गया? 2, तो कितना बढ़ गया है? तो 1 बढ़ गया है। इधर देखो, क्षेत्रफल पहले 1 था, अब कितना हो गया है? 2, तो कितना बढ़ गया है? 3 बढ़ गया। तो 1 3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास में? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो 1 3 आपके पास में दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। ऑप्शन डी मत कर देना। कितना हो गया पूछता था 2 4, कितना बढ़ गया तो 1 3। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एक अर्धगोला, बेलन तथा शंकु के आधार बराबर, आधार भी क्या कह रहा है? बराबर कह रहा है, और क्या कह रहा है? ऊंचाई भी बराबर है, यानी कि आपके पास में आर और एच जो है वो क्या है? बराबर है। तो आयतनों का, इनके है ना, ये पूरा थोड़ा सा गड़बड़ है, इनके कर देना, इसके इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। किसका किसका कह रहा है? अर्धगोला, बेलन और शंकु। तो हम लोग बात कर लेते हैं, आयतन की बात करें तो एक अर्धगोला, और किसकी बात करें? बेलन की बात करें, और किसकी बात करें? शंकु की बात कर लें, ठीक है। ये हमारे पास में अर्धगोला, बेलन और शंकु। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा छोटा हो जाए भाई। अर्धगोला, तो आयतन, अर्धगोले का आयतन होता है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि 2/3 πr³। बेलन का आयतन होता है πr²h। शंकु का होता है 1/3 πr²h, ठीक है। ये तो पता होगा ना अर्धगोला कैसा दिखता है। अब ये मत कहना कि ये समझा तो सर यूं, है ना, ये जो आकृतियां होती हैं।
अब क्या कटेगा वो कट जाएगा, बचेगा उसको रहने देंगे। देखो पाई तो सबसे पहले सब में पाई है कॉमन, कट गया। आर क्यूब, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर आर क्यूब, यहाँ है आर क्यूब से आर स्क्वायर और एच, देखो ध्यान से, क्योंकि आर और एच बराबर है, आर और एच बराबर है, इसलिए यहाँ पर आर की जगह हम लोग क्या रख देंगे, मतलब एच की जगह क्या रख देंगे आर, तो आर इंटू आर स्क्वायर, तो आर क्यूब यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी आर रखेंगे तो ये भी आर क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? तो ये भी पोर्शन पूरा, ये पोर्शन पूरा और यह पोर्शन पूरा कट गया। तो अब हमारे पास में जो बचा वो ये बचा, कितना, 2/3 अनुपात, यहाँ कुछ नहीं है तो 1/1 अनुपात 1/3। ध्यान से देखिएगा ये आपके पास में है। तो हम क्या करते हैं, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर देते हैं। भाई यहाँ पे नीचे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो मैं ऐसा क्या गुणा करूँ कि यहाँ पर 3 हो जाए नीचे, तो मैं यहाँ पर करता हूँ 3 का गुणा, तो ऊपर भी क्या हो जाएगा 3 का गुणा। जैसे ही ऐसा किया मैंने, 3 इधर है, 3 इधर है, 3 इधर, सब कट गया, तो बचा कितना, 2:3:1। ये आपका आंसर रहेगा। क्या है, 2:3:1, ऑप्शन ए। क्लियर है? ये आपके पास में क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाँ, ये भी क्वेश्चन आया हुआ, एक कमरा जो है 12 मीटर, 9 मीटर और 8 मीटर विमाओं का है, इसमें अधिकतम रखी जा सकने वाली लंबाई का क्या, बांस का क्या होगा, मतलब बांस की लंबाई क्या होगी। तो आपको विकर्ण पूछा है, क्या पूछा है, विकर्ण, किसका, घनाभ का, किसका पूछा है, घनाभ का विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, अंडरवुड में किसका स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर, फिर चौड़ाई का स्क्वायर, फिर ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर होता है। तो लंबाई का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, चौड़ाई 9 का स्क्वायर, ऊंचाई 8 का स्क्वायर का रूट। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब आपको ये स्क्वायर उनके ये आना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि फिर ये भी नहीं आता है तो फिर दिक्कत वाली बात है। 144 प्लस 81 प्लस में 64, आप इनको जोड़ेंगे तो 9, और 9 का वर्गमूल आपके पास में कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, इसका 17 हो जाएगा टोटल वैसे, क्योंकि हमको दिख रहा है आंकड़े से, यहीं से दिख रहा है। ठीक है, आप पूरा सॉल्व नहीं करो तब भी आपके पास में काम बन जाएगा, जोड़ करके करोगे तब भी हो जाएगा, नहीं करोगे तब भी हो जाएगा। नहीं करोगे कैसे, ये 4 1 5 और 4 9, तो 9 का वर्गमूल कितना होगा, अगर 9 जिसके एंड में है वो 7 और 3 का हो सकता है, तो यहाँ पर 3 तो कहीं नहीं दिख रहा, 7 है तो ये होगा, लेकिन अब पता नहीं है हमें, तो जोड़ लेते हैं हम लोग। ध्यान से देखो, 4 1 और आपके पास में 9 हो गया, 6 और 4 10 और 8 18, और यहाँ से आपके पास में क्या 2 8 9, और उसका रूट करोगे तब भी कितना होगा, 17 होगा। क्लियर है? चलिए, तो सीधा प्रश्न था। ओके, अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 136वां। क्या कह रहा है कि एक 21 सेंटीमीटर व्यास की गेंद को पिघला करके, एक गेंद है उसको हमने पिघलाया है, एक गेंद थी, इसको पिघला करके हमने बना दिया एक घन। क्या बना दिया है, एक घन बना दिया, गेंद को पिघला करके घन। तो इसका मतलब है कि गोले का आयतन और घन का आयतन। ठीक है, जब भी आपको संख्या निकालनी हो, याद रखिएगा, जब भी संख्या निकालनी पड़े, क्या बोल रहा हूं, जब भी संख्या निकालनी पड़े, बड़ी आकृति का आयतन बटे छोटी आकृति का आयतन, बड़ी आकृति का आयतन बटे छोटी आकृति का आयतन, ये आप फॉर्मूला लगा दें, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कैसे बड़ी आकृति और कैसे छोटी आकृति। तो गोला जो है वो बड़ा है, ठीक है, और गोले की त्रिज्या कितनी है, अब इसने बोल दिया व्यास है। क्या बोल दिया है, ये व्यास है। व्यास का मतलब है त्रिज्या का डबल, तो आपको आर निकालनी पड़ेगी, तो आर हो जाएगा 21/2। बड़ी आकृति कौन है, गोला। ठीक है, बड़ी आकृति कौन, गोला। छोटी आकृति कौन है, घन है। तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3, कितना, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब बटे भुजा का क्यूब, ये फॉर्मूला है। तो 4/3 को 4/3 रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। पाई का मान
22/7 इंटू आर क्यूब 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2 बटे में 1 इंटू 1 इंटू 1। इनका तो कोई रोल वैसे है नहीं, ठीक है, 1 इंटू 1 इनका तो कोई रोल वैसे है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार, ध्यान से देखिएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 7 के बारे से ये 3 बार कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, ओके। यहाँ से 2 इंटू 2 4, ये भी 4 कट गया, 2 से कट गया ये 11 बार, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास में 11 इंटू 21 441। जब आप इनका गुणा करोगे तो यहाँ से हो जाएगा 4 4 और 4 8, 5 और 1। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 100 सी हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए, एक परीक्षा में 10 छात्रों के प्राप्तांक और इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। सबसे पहले माध्यिका अगर आपको निकालनी है तो आरोही क्रम में जमा देंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना होता है, हम लोग जनरली आरोही क्रम में ही लगाते हैं। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा, पहला काम, ठीक है। जैसे हम लोग छोटे से बड़ा इसको जमाएंगे, सबसे छोटा कौन है यहाँ पर 11 है सबसे छोटा, उसके बाद में कौन है 12 है, उसके बाद में कौन है 14 है, उसके बाद में आपके पास में क्या है 18 है, 18 के बाद में कौन है 22, 22 के बाद में कौन है 26, 26 के बाद में कौन है 30, 30 के बाद में कौन है 32 और 32 के बाद में 35 और 35 के बाद में आपके पास में 41 है, ठीक है। पहला काम आरोही क्रम में जमा दिया, आप इसको गिन लो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। आधे आधे बांट दो दोनों साइड में, और जो भी है तो आधे आधे बांट, जैसे ही बांटेंगे तो सब कट जाएंगे, तो 4 इधर से काट दो और 4 इधर से काट दो, जो बचा है उसका एवरेज निकाल लो, औसत। तो 22 और 26 दोनों का बीच का औसत कितना हो जाएगा, वैसे 24 होता है, लेकिन अगर जोड़ करके भी आप औसत निकालना देखोगे तब भी आपको क्लियरली दिख जाएगा 8 और 4 48, तो ये आपका 24 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाँ, किसी बारंबारता बंटन का माध्य और माध्यिका एक रिलेशन होता है। आपको जब मोड निकालना होता है, मोड का मतलब है बहुलक निकालना हो, तो हम लोग करते हैं 3 इंटू माध्य, माध्य का 3 गुणा माइनस में 2 गुणा माध्यिका का, ये फॉर्मूला होता है। आपको बहुलक पूछा है, सीधा सा क्वेश्चन दिया है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। तो माध्य का 3 गुना, तो 3 इंटू माध्य कितना है आपको, हाँ ध्यान से देखिएगा, माध्य और माध्यिका कुछ गड़बड़ हो गया, ओके 30 और 28, तो हाँ ध्यान से देखिएगा, हाँ फॉर्मूले में गड़बड़ हो रहा है, एक बार चेक कर लेना कि 3 इंटू आपके पास में माध्यिका माइनस में 2 माध्य, तो माध्यिका कितना है आपके पास में 3 इंटू माध्यिका आपके पास में है 28, माइनस में माध्य कितना है 2 इंटू 30, ठीक है। 28 का 3 गुना, चौरासी माइनस का कितना हो जाएगा 60, इसको एक बार देख लेना। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। हाँ, निम्नांकित में से सही कौन सा है। पहला काम है आपको इनको सेट करना होगा, एक तो आरोही क्रम में जमा दो, सबसे पहला काम। अगला है इनका औसत या, चलिए ध्यान से देखिएगा क्या करते हैं हम लोग कि 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 प्लस में 6 प्लस 6 प्लस में, और क्या रहेगी आपके पास में 8, आपके पास में 3 बार है 8, 8 और 8 प्लस में यहाँ 7 रह किया है, 1 मिनट,
8, 8 और 8, प्लस में कितना है 10। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास में है, आपको औसत निकालना है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, माध्य निकल के आ जाएगा। एक बार तो आपको एक भाग तो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही माध्य राशियों का योग बटे राशियों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, जैसे ही हमने इसको करेंगे 10, ये तो 10 हो गया, 12 कितना हो गया 22, 22 और 10 32, 32 और 24, बोलो 32 और 24 कितना हो जाएगा 32 और 24, तो आपके पास में 6, 56, 56 और 7, 56 और 7 हो जाएगा आपके पास में 63, 63 बटे में हम लोग करेंगे 9, तो आपके पास में 7 निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा 7 निकल के जो आएगा वो होगा आपका माध्य। क्या निकल के आएगा माध्य है वो 7। ठीक है, एक काम। अगला काम है आपको ये देखना है कि बाकी जो है अब आप कंपेयर कर सकते हो। क्या कर सकते हो, बाकी की तुलना कर सकते हो कि बहुलक जो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी बारंबारता बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है, इसका मतलब बहुलक तो इसमें 8 होगा। बहुलक क्या हो जाएगा, यहाँ देखना कि माध्य जो आपके पास में आया है वो है 7, बहुलक जो होगा वो होगा 8, यानी कि माध्य और बहुलक तो बराबर हो नहीं सकते, माध्य और बहुलक तो बराबर नहीं होंगे। अगली बात, बहुलक जो है वो बड़ा होगा किससे, माध्य से, बहुलक जो है वो बड़ा होगा माध्य से, तो यहाँ पर कह रहा है बहुलक तो छोटा है माध्य से, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अगली बात है, अब इन दोनों के माध्य और माध्यिका बराबर है, अब ये कह रहा है, तो हम क्या करते हैं कि इनको आरोही क्रम में हमने लगा ही दिया है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई जितने आपके पास में पद है इनको आधे पद हटा लेते हैं, तो ये आधे पद आपके हट गए, 4 इधर से और 4 हमने इधर से हटा दिया, तो बचा क्या, ये माध्यिका है। तो माध्यिका आपके पास में कितना निकल के आ रही है, माध्यिका आपके पास में निकल के आ रही है 7। बोलो कितना निकल के आ रही है 7। तो अगर माध्यिका आपके पास में 7 निकल के आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि माध्य और माध्यिका क्या है, बराबर है। क्लियर है। चलिएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न ये जो थोड़ा सा आपको बोनस अंक दिए गए हैं, इसमें क्या हुआ था कि इसका कलर जो है, ध्यान समझना, क्या हुआ था उसमें प्रॉब्लम कि इसका कलर जो है वो वहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट था, जिसकी वजह से दिखा नहीं था। तो आप लोग इसको देख ले, भले ही बोनस है लेकिन फिर भी एक बार देख लेना कि आपको काम आ जाए कहीं। क्या कह रहा है कि पाई चार्ट में यदि अंग्रेजी में 24 विद्यार्थी फेल हो गए, अंग्रेजी में 24 विद्यार्थी फेल है, ब्लू कलर जो है, ध्यान से देखना आपके पास में ये जो डार्क ब्लू है ये इंग्लिश का है, ये किसका है, अंग्रेजी का। आप लोग देख लेना अपने पेपर में, ये जो भाग है वो अंग्रेजी का। तो क्या कह रहा है अंग्रेजी में, क्या कह रहा है कितने विद्यार्थी फेल है, 24 फेल है, लेकिन यहाँ तो हमको दिखला 16%, तो हम लोग क्या करेंगे 24 की तुलना किससे कर लेंगे, 16 से, दिया उसकी तुलना। और क्या कह रहा है गणित और विज्ञान में फेल कितने विद्यार्थी हुए, गणित और विज्ञान में, तो आपके पास में गणित का ये रहा, गणित का, और ये येलो वाला विज्ञान का, तो इन दोनों को आपको निकालना है। तो 18 और 12, 18 + 12 कितने हो जाएंगे, तो 30 हो जाएंगे। बोलो कितना हो जाएगा 30। तो 8 दूनी 16, 8 या 24, 2 से कट गया 15 बार, 15 × 3, बोलो कितना हो जाएगा 45 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो ये आपके पास में क्वेश्चन आए थे जो 30, उसकी हमने चर्चा करी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और एक और बात ध्यान सुनना कि यहाँ हमने केवल और केवल एनालिसिस किया है, ऐसा नहीं कि इसको पढ़ाया है। ठीक है, अगर पढ़ाने जाएंगे तो इसको समय 30 प्रश्नों को सोल्व करने में कम से कम 3 से 4 घंटों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसको हर एक बात को उनको डिटेल से समझाना होता है, तो वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं इतना समय आपके पास में भी नहीं है ना। ठीक है, तो ये हमारा जो मेगा टेस्ट था उसके बारे में हमने जो क्वेश्चन का एनालिसिस किया है ना। अब जो अगले नए बैच जैसे भी आप शुरू करेंगे आपको सूचनाएं मिल जाएगी, ग्रुप में आप लोग जुड़ जाएं, प्रथम कोचिंग के ग्रुप में, और हम लोग ऑनलाइन भी यूट्यूब के माध्यम से भी आपको सूचनाएं प्रोवाइड करा देंगे। जल्दी ही नए बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं। ओके, और आपके एग्ज़ाम के लिए सभी को, है ना, घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी क्या होता है कि जल्दबाजी में चीज़ें गलत होती है ना, नॉर्मली हम इंसान हैं तो गलतियां होती है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे थोड़ा सा तो आपके लिए काम इजी हो जाएगा। और हमेशा अपने आप को शांत बना करके रखें, काम बना करके रखें कि नहीं, अब है ना हड़बड़ाहट में काम गड़बड़ होता है, निश्चित रूप से होता है। तो आप लोग उसके लिए नहीं डरे नहीं,
और अपने आप को बिल्कुल मोटिवेटेड रखें, है ना। ऐसा नहीं कि अंतिम समय क्या करेंगे, ये नहीं आता वो नहीं आता, ऐसा नहीं। जो आपको आता है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, नया ज़्यादा उलझने की कोशिश ना करें। ओके, तो आपको रीट की एग्ज़ाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक और फिर मिलते हैं। थैंक यू।